दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए EMRS, KVS, NVS, ठीक है, TGT PGT वालों के लिए हिंदी साहित्य की, हिंदी भाषा और व्याकरण और पत्रकारिता की 2000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। ठीक है, और उसमें हम हर रोज 35 क्वेश्चन करते हैं और ये क्लास आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा उस टाइम तक आपको मिलेगी भाई। ठीक है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। कमेंट से ही मुझे पता लगता है भाई आपको क्लास पसंद आती है या नहीं। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है, और आप सभी को इस क्लास का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और ये तब मिलेगा जब 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उस समय आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत होती है 141वें क्वेश्चन से। तो देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्या शब्द है? चातक, यानी चातक का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। वनप्रिय, सारण, पपीहा और स्वाति भक्त। तो जो वनप्रिय है ये चातक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि ये कोयल का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? कोयल का पर्यायवाची शब्द है वनप्रिय। और कोयल के अन्य पर्यायवाची शब्द है कोकिला, ठीक है, सारिका, काकपाली, बसंत दूत। ये कोयल के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ठीक है, और चातक, सारन, पपीहा, स्वाभिभक्त ये सभी क्या है? वनप्रिय के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। और इसके साथ साथ एक और है इनका मेघ जीवन। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। एकार्थी शब्द हमें बताना है कौन सा है। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, तो जिसे कभी बुढ़ापा न आए तो क्या होता है? अगम्य, अमर, अक्षम्य या अजय। तो जिसे बुढ़ापा कभी ना आए वो अजर कहलाता है। ठीक है, एकार्थी शब्द क्या होगा? अजय। अगम्य किसको कहते हैं? अगम्य जहां पहुंचना बहुत कठिन हो वो क्या होता है? अगम्य। अमर जो कभी न मरे। अक्षम्य जो समायोग्य न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष है, वक्रोक्ति है, रूपक है या यमक है? तो भाई इसमें क्या है? रूपक अलंकार होगा। अंबर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें भाई रूपक अलंकार होगा। और रूपक अलंकार होता क्या है? जिसमें उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद हो, उसको क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो मिश्र वाक्य है वो हमें पहचानना है। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। आगे देखते हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या है? मैं भी तुम्हारे जैसा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। रेलगाड़ी बहुत धीरे चल रही है, उसने आज गृह कार्य नहीं किया। तो इनमें से सब में से भाई ए ऑप्शन अपना मिश्र वाक्य का रहेगा। तुम अगर अपना काम जल्दी पूरा कर लो तो हम घूमने जा सकते हैं। ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। वही नीचे एक वाक्य दिया गया, उसका सही भेद हमें बताना है। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। तो इसमें कौन सा वाक्य का भेद है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक है या संयुक्त वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और है और क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहलाएगा। सुरेश विद्यालय जाता है, ठीक है, मन लगाकर पढ़ता और मन लगाकर पढ़ता है, तो इस संयुक्त वाक्य रहेगा। भाई संयुक्त वाक्य होता क्या है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य को का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे
संयुक्त वाक्य कहते हैं। और संयोजक अवयव क्या होते हैं, जैसे और, जैसे, तैसे, ठीक है, आदि इत्यादि, ये सभी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्मों के सही अर्थ वाला विकल्प है। शब्द युग्म दे रखा है, उसका सही अर्थ वाला विकल्प है वो बताना है। अग और अघ, ठीक है, अग और अघ, तो इसका सही विकल्प वाला वाक्य हमें बताना है। अग आगे पीछे, आग अंधेरा, आदत उपकार, पर्वत या पाप। तो अग क्या होता है, पर्वत होता है, और अग पाप होता है, अध्यय पाप होता है। तो देखो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। कर्मधारय समास हमें बताना है, ठीक है। चरण कमल, ठीक है, चरण कमल देखते हैं। कमल का चरण नहीं भाई, चरण कमल बताना है। चरण के समान कमल, आगे देखते हैं, कमल के समान चरण या चरण का कमल। तो भाई कमल के समान चरण, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चरण कमल में क्या है, चरण के समान चरण, ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और कर्मधारय समास जिस समास में के समासिक पदों में उपमान उपमेय संबंध अथवा विशेषण विशेष संबंध हो वहां कर्मधारय समास होता है, जैसे लालमणि, अधपका, चंद्रबदन, विद्युत वेग इत्यादि में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। किसका भी, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है। तो देखो तुम, हमारे, वे, यह, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही अर्थ हो, तो भाई बी बिल्कुल सही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये आपको करवाया था पिछली से पिछली क्लास में, शायद ये आया था, जब मैंने तीनों ही आपको बताए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। ये तीनों पुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया था। उत्तम में जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमने, हम, मुझे, मुझको, ये किसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। प्रत्यय से बने शब्दों का सही विकल्प नहीं है, ये हमें बताना है। तो चढ़ान, बैठा, कमसीन या ठकुराई का प्रत्यय, वो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो भाई जो कमसीन है, जो कमसीन है ये सही नहीं है प्रत्यय का विकल्प, ठीक है। और बिल्कुल सारे सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द हमें बताना है, उद्यमी, व्यवसाय, आलसी, मेहनती या वित्त। तो उद्यमी का विलोम हमें बताना है, तो आलसी होगा, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है वे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो, ठीक है। लोकोक्ति है, उसका सही अर्थ हमें बताना है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्या भी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सही अर्थ हमें बताना है। तो देखते हैं, अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। अगला देखते हैं, मन चाहे बात हो जाना नहीं, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहां सगुणों का आदर नहीं, बिल्कुल गलत है। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होते, ये भी गलत है। तो आंसर अपना ए बिल्कुल सही है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ है अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, ये इसकी बिल्कुल उचित लोकोक्ति का अर्थ है भाई। अगला क्वेश्चन है 152वां, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। फिर लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हमें बताना है। अपनी टांग उधारिये आप ही मरिए लाज, क्या भाई, अपनी टांग उघारिये आप ही मरिए लाज। तो इसका सही लोकोक्ति का क्या हमें अर्थ बताना है। अपना दोष स्वयं को दिखाई नहीं देता, नहीं। कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, नहीं।
छल की कमाई यूं ही समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं। अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है, ये बिल्कुल सही है। अपनी टांग उघारिए आप ही मारिए लाज। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? जो भोजपुरी बोली है, ठीक है, इसका नाम किस गांव के आधार पर पड़ा है, ये हमें आंसर बताना है इसका। तो भोजपुर, छत्तीसगढ़, जयपुर या किशनगढ़? तो भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है, ठीक है। और जो इसका क्या है, उसके बारे में क्या कुछ है, जो राजा भोज के वंशजों ने मलराज की स्थापना की, इसका केंद्र शाहाबाद बना, बाद में भोजपुर केंद्र बनाया गया। भोजपुरी को मलिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। जो भोजपुरी बोली है भाई, इसको मलिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। भोजपुरी की उपबोलियां में मेदसी, थारू, सखिया, सोनपारी आदि प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? जो पश्चिमी पहाड़ी है, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी या पूर्वी? तो पश्चिमी पहाड़ी भाई पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा खस अपभ्रंश से विकसित है। किससे है भाई? खस अपभ्रंश से विकसित है। अगर जो भी बच्चा ये डिटेल क्लास देखना चाहता है, ठीक है, उपभाषा की, तो मैंने मेरे चैनल पर करवा रखी है, ठीक है। हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, सॉरी क्रमबद्ध अध्ययन नाम से क्लासे है, और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मैंने नोट्स के माध्यम से वो अच्छी प्रकार से करवा रखी है, और मेरे हस्तलिखित नोट है वहां पर, तो आप जाके क्लासे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? ठीक है, नीचे भी 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से किसको हिंदी की शैली नहीं मानेंगे हम? मसनवी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दखनी या हिंदुस्तानी? तो भाई जो मसनवी शैली है, इसको हम हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, क्योंकि मसनवी शैली फारसी भाषा की शैली है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है, और मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग। क्या तात्पर्य है? काव्य लिखने का ढंग। और जो आज मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की है, थ्योरी क्लास ही हिंदी साहित्य का विकास, उसमें ये आई हुई है भाई मसनवी शैली, ठीक है। तो क्या है इसका? काव्य लिखने का ढंग, और इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, मसनवी शैली में क्या है? 4 चरण होते हैं। एक ईश्वर की वंदना, दूसरी पैगंबर की स्तुति, तीसरी है साहिब वक्त यानी तत्कालीन भाषा की प्रशंसा, और आत्म परिचय। ये मसनवी शैली के 4 अंग माने गए हैं, यानी 4 चरण माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। पंक्ति में कौन सा रस है? क्या भी? अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। तो कौन सा इसमें रस है भाई, ये हमें बताना है। अद्भुत रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, या भक्ति रस है? देखो भाई, भयानक की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है, विभत्स रस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं, और भक्ति रस की भी यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो अद्भुत रस यहाँ पर होगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और भाई, और अद्भुत रस होता क्या है? तो क्या होता है? किसी असाधारण अलौकिक वस्तु, घटना या व्यक्ति को देखकर हृदय में स्थित विस्मय का भाव अद्भुत रस की सृष्टि करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, कौन सी शब्द शक्ति है वो हमें बताना। सूर्य अस्त हो गया, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? सूर्य अस्त हो गया। अभिधा लक्षणा, प्रजामति लक्षणा या व्यंजना? तो भाई इसमें जो व्यंजना शब्द शक्ति का ये उदाहरण है। सूर्य अस्त हो गया, वाक्य में क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ठीक है, लोकोक्ति दे रखी है, उसका सही अर्थ वो बताना हमें। होनहार बीरवान के होत चिकने पात। क्या भी? होनहार बीरवान के होत चिकने पात।
इस लोकोक्ति का सही अर्थ हमें बताना है। तो किसी से विश्वस्ततापूर्ण मांगना नहीं, ऊपर से भला बनकर धोखा देना बिल्कुल नहीं, प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। क्या भी होनहार बीरवान के हो चिकने पात, प्रतिभा क्या है बचपन से ही दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटोषा नागरी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? विभावना है, रूपक है, संदेह है या भ्रांतिमान है? तो अभी हमने पीछे भी देखा था, इसमें रूपक अलंकार होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का अर्थ चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। जाके पाव न फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। ठीक है, देखते हैं। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। आगे देखते हैं, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता, बिल्कुल गलत है। निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती, नहीं भी। घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफी है, नहीं। अपना ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जाके पाँव न फटी विभाई, सो क्या जाने पीर पराई। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भाई विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 21 जनवरी, 14 जनवरी या 26 जनवरी? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु 2006 में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था, जबकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरे का अर्थ पूछा भाई, सर पर कफन बांधना, ठीक है, सर पर कफन बांधना, बहुत लज्जित होना नहीं, सेखी करना नहीं, संकट से बचना नहीं भाई, बलिदान के लिए तैयार होना। तो ए डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बलिदान के लिए तैयार होना, ठीक है। और भाई जो बहुत लज्जित होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? घड़ों पानी पड़ना। क्या है? घड़ों पानी पड़ना, सेखी करना, झूठी प्रशंसा करना, ठीक है, संकट से बचना, बाल बाल बचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। फिर मुहावरा है, इसका सही अर्थ हमें बताना है। 2 से 4 बनाने का गणित, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना नहीं, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला। आगे देखते हैं, ऊपरी बात करना नहीं, किसी धुन पर अड़े रहना नहीं, ठीक है। 2 से 4 बनाने का अर्थ, मुहावरे का सही अर्थ है धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? जो नागरी लिपि है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो नंदी देवीय लिपि, देवलिपि, देवीय लिपि या नंदी नागरी लिपि? तो नंदी नागरी लिपि नाम से भी नागरी लिपि को जाना जाता है भाई। और नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और नागरी लिपि, सॉरी भाई, नागरी लिपि की स्थापना मैंने कब बताई? 1975 ईस्वी में बताई है। और कहाँ पे? नई दिल्ली में हुई थी। और नंदनी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। क्या है? दक्षिणी शैली, आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने लग रही हूँ, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये नंदी नागरी लिपि क्या है? शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिमी भागों में भी प्राप्त हुई हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिण शैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो गई। अंधियारा मिटाना, अंधियारा मिटाना का क्या अर्थ होगा? अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना नहीं, भेद का पता लगाना नहीं, हंसी उड़ाना नहीं। अंधियारा मिटाने का अर्थ होगा अज्ञान समाप्त होना। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है भाई।
और जो मुहावरा शब्द है मूलतः अरबी भाषा का शब्द होता है। ठीक है, जो मुहावरा शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना। क्या होता है? अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। क्या भाई? इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। हाँ हाँ इन्हें रोकने को टोक न लगाओ तुम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, विप्सा है या पुनरोक्ति है? तो इसमें विप्सा अलंकार है। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, विप्सा अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पे आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता आदि प्रदर्शित करने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विप्सा अलंकार है। क्या है? दोहराना ही क्या है? विप्सा अलंकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, करते हैं भाई। राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई। क्या भी ना? राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुधी भूले गई, कटरे की रही पलके टारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है भाई, ये हमें बताना है। हास्य रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस है या करुण रस है? तो भाई इस पंक्ति में श्रृंगार रस है भाई। क्या है? श्रृंगार रस है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और श्रृंगार रस कहाँ पे होता है? जहां पर नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्ण की परिपक्व अवस्था को ही क्या है? श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान रखना भाई आपको ये। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? जो देवनागरी लिपि है इसको कैसे लिखते हैं हम? दाई से बाई ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर या बाई से दाई ओर? तो भाई देवनागरी लिपि को हम बाई से दाई ओर लिखते हैं ना। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये दाई से बाई ओर, बाई से दाई ओर, सॉरी बाई से दाई ओर लिखते हैं हम। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और देवनागरी लिपि का विकास 10वीं सदी में, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग कहाँ से हुआ था? गुजरात राज्य में मिलता है। और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट, जो जयभट्ट थे इनके एक शिलालेख में मिलता है, में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालय हिंदी है इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणात्मक, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। तो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य किससे है? अभिधा मूलक भाषा से है। किससे है? अभिधा मूलक भाषा से है भी। ठीक है, और क्या होती है अभिधा मूलक भाषा? जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का अर्थ बाध कराने वाली शब्द शक्ति। ठीक है, शक्ति क्या? शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? तो देखो ये मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में भी करवाया था, शायद दूसरी तीसरी क्लास में मैंने आपको ये सारा बताया था। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय आर्य भाषा समूह। ठीक है, देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही 1100 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी से अब तक मध्यकालीन। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो भाई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और 1000 ईस्वी से अब तक क्या है? आधुनिक भाषा है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जो प्राचीन आर्य भाषा है ये 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, वैदिक संस्कृति 2000 से 800 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और आधुनिक आर्य भाषा मैंने बताया 1000 ईसा पूर्व से अब तक है। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है,
एक भाई अवतरण दे रखा है, इसको पढ़कर हमें सही क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में 2 अवतरण पूछे जाएंगे, एक तो गद्य का और एक काव्य का। ठीक है, तो आपको जब हम हिंदी व्याकरण वाले, जैसे ये क्लास हमारी चल रही है, ठीक है, 2000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये, तो इसमें आपको गद्यांश से मिलेंगे, काव्यांश से मिलेंगे, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन भी मिलेंगे, हिंदी भाषा के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के मिलेंगे और पत्रकारिता के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी। ठीक है, तो गद्य देखते हैं, पढ़ते हैं। नाव गर्व से सर उठाकर नदी की लहरों पर दौड़ती चली जाती है और पानी उसका जयकार करता हुआ उसे अपने हाथों पर उठाए रहता है, किंतु जब नाव डूबती है तो अपने ही छोटे से छेद के कारण जो धीरे धीरे कब हो गया वह जान ही नहीं पाती, और छेद हो जाने पर वही पानी उसे खींच कर डुबो देता है। व्यक्ति भी जब डूबता है तो अपने ही किसी छेद के कारण, जिसे उसने मामूली सा समझा कर अनदेखा कर दिया था। हर विपत्ति हम पर तभी हावी होती है जब हम ढीले पड़ जाते हैं। यदि हम प्रतिदिन सजग होकर इस बात पर दृष्टि दौड़ाते रहे कि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तब हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अपने कल को कायर और निकम्मे लोग याद करके पछताते रहते हैं। जहां हम कल खड़े थे वहीं खड़े रहना अपराध है। जो कुछ और जिस रूप में हमने कोई काम कल किया था उससे कहीं बेहतर करने का संकल्प और प्रयत्न करना हमारा धर्म होना चाहिए। तो ये हमारा क्या था, गद्यांश था। अब हम इसके पास क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। देखते हैं, अनुच्छेद के अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए। हमें एक अनुच्छेद पढ़ा हमने और उसके अनुसार हमें क्या संकल्प करना चाहिए। जहां थे वहीं रहना चाहिए? नहीं भाई, पहले से बेहतर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद के अनुसार हमने अभी पिछली लाइनों में पढ़ा है, पहले से बेहतर काम करना चाहिए। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अपने कल को याद करके कायर और निकम्मे लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं कायर और निकम्मे लोग? पछताते हैं, सबसे छिपाते हैं, लोगों को बताते हैं, सुधरते हैं तो पछताते हैं। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दिए गए अनुच्छेद का स्टिक शीर्षक क्या लिखिए। क्या लिखना है स्टिक शीर्षक, ये हमें बता। नदी की लहरें, सफलता का रहस्य, पराजित व्यक्ति, नाव का छेद। तो भाई 173 का अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सफलता का रहस्य इसका स्टिक शीर्षक होना चाहिए अनुच्छेद का। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार व्यक्ति के डूबने का क्या कारण है। ठीक है, जो अनुच्छेद है ये हमने पढ़ा और इसके अनुसार व्यक्ति के डूबने का क्या कारण है। अपनी गलती को अनदेखा करना, दूसरों की नकल करना, सदा सती काम करना या गलती को सुधारना। तो 174वें का आंसर है ए, अपनी गलती को अनदेखा करना। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संकल्प समानार्थी शब्द है। संकल्प का कौन सा समानार्थी शब्द है ये हमें बताना है। तो उद्देश्य, कार्य, कोशिश या प्रयत्न। तो भाई संकल्प का कौन सा समानार्थी शब्द है? उद्देश्य। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उद्देश्य इरादा, इच्छा शक्ति, कामना शक्ति, दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, व्रत इत्यादि, ये सभी संकल्प के ही समानार्थी शब्द है। तो भाई आज की क्लास के अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। भाई कमेंट से ही मुझे पता लगता है आपको क्लास अच्छी लगती है या नहीं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो मैं इस क्लास को रेगुलर रखूंगी। अगर आपको क्लास ये अच्छी नहीं लगती तो मैं इसको बंद कर देती हूँ इस क्लास को। तो प्लीज आप कमेंट जरूर से जरूर देना भाई, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। ठीक है, और 200 क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इस क्लास का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।